नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम जो है भारतीय इतिहास के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास की शुरुआत हमने कल की थी और कल हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता को। तो जहां से सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा हमने समाप्त करी थी वहीं से आज हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं। आज हम क्या हमने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता इसको मतलब जो है इसके नामकरण के बारे में जाना था और इसके इतिहास के बारे में जाना था और इससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जाना था। यानी मुख्यतः यहाँ के हड़प्पा सभ्यता या सैंडप सभ्यता के निवासी जो थे जिन्होंने इस सभ्यता को बसाया था वह द्रविड़ प्रजाति के थे और दूसरे थे मंगोलियन। ठीक है, चार प्रकार के मनुष्यों का यहाँ पर हमें जानने के लिए मिलता है उनके बारे में। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है दाढ़ी मूछ युक्त व्यक्ति की आकृति भी मिली है जो कि यूनानी देवता के बारे में हमें बताता है। आगे आज हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो जो बड़े नगर थे उन नगरों को लेकर के क्या प्रश्न बनते हैं या उनके संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे आज हम शुरुआत करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका नगर एक हड़प्पा और हड़प्पा के नाम पर हम हड़प्पा शहर की बात करते हैं। देखिए ये भी नाम मिलता है कि ऐसा बुक्सों में लिखा है कि यहाँ पर हड़प्पा नाम का एक राजा रहता था, वो राज करता था, उसके नाम पर सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा और सिंधु नदी के किनारे इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा, सैंधव या सिंधु। आज हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में और फिर चर्चा करेंगे हम इसके जो मुख्य मुख्य नगर है वे क्या है, कौन से और क्या प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हड़प्पा की। ठीक है, हड़प्पा सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसकी खोज दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और दयाराम साहनी ने इसकी जो खोज की थी वो की थी 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। या हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम इसकी खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? तो सर्वप्रथम इसकी खुदाई दयाराम साहनी द्वारा ही कराई गई थी। प्रथम खुदाई दयाराम साहनी, प्रथम खुदाई जो कराई गई थी इसकी दयाराम साहनी द्वारा कराई गई थी। और यदि हम बात करें इसकी कि ये जो हड़प्पा है ये कहाँ पर पड़ता है, ये स्थान पंजाब में, या हम कह सकते हैं कि जो पंजाब का सिंध प्रांत है वहां पर यह पड़ता है। या पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में है और उस जगह की यदि हम बात करें तो एक जिला पड़ता है जिसका नाम है मोंटगोमरी जिला। ठीक है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान वाले, इसका जिला मोंटगोमरी और मोंटगोमरी का जो वर्तमान नाम है, मोंटगोमरी का वर्तमान नाम मिलता है हमें साहिवाल। आगे बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी जो खोज की थी वो प्रथम खोज जो की थी दयाराम साहनी ने की थी और किसके निर्देशक में की थी? जॉन मार्शल के निर्देशक में। जॉन मार्शल के निर्देशक में। आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हड़प्पा सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर की इसकी खुदाई की यदि हम बात करें तो 2 बार इसकी खुदाई कराई गई थी, यानी उत्खनन। इसका उत्खनन कार्य है 2 बार किया गया। कौन कौन सा 2 बार किया गया, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। नंबर 1, 2 बार इसकी खोज की गई थी, खुदाई की गई। उत्खनन कार्य 2 बार, एक बार किया गया था 1926 में और 1926 में जो किया था ये माधव स्वरूप बस ने किया था। और दूसरी बार जो इसका उत्खनन कार्य किया गया वह 1946 में किया गया और 1946 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा किया गया। ठीक है, एक मैं लिख देता हूं, पहली बार 1926 में
माधव स्वरूप वत्स द्वारा, और दूसरी बार जो किया गया था 1946 में मार्टिन व्हीलर द्वारा। मार्टिन व्हीलर द्वारा। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो नगर था दो भागों में विभाजित था। दो भागों में विभाजित था। दो भागों में विभाजित कौन कौन सा था समझ लीजिए एक बार। दो भागों में विभाजित था। पहला यानी पूर्वी टीला, और पूर्वी टीला जो था ये जो था नगर टीला कहा जाता था। इसके पूर्वी टीले को नगर टीला यानी जहां पर लोग निवास करते थे, और दूसरा था पश्चिमी टीला। और पश्चिमी टीले की यदि हम बात करें तो इसको एक दुर्ग की संज्ञा दी गई, और दुर्ग का नाम दिया था माउंट एबी। और माउंट एबी नाम जो दिया था वो किसने दिया था? मार्टिन व्हीलर ने। यानी एक था पूर्वी टीला। पूर्वी टीला, पूर्वी टीला यह नगरीय था। दूसरा था पश्चिमी टीला, और पश्चिमी टीले की यदि हम बात करें तो यह एक दुर्ग था। दुर्ग था, और इस दुर्ग का जो नाम मिलता है वो माउंट एबी मिलता है। माउंट एबी। और ये नाम जो दिया था माउंट व्हीलर ने दिया था। माउंट व्हीलर ने इसका नाम दिया था। उसके बाद प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में एकमात्र धोलावीरा ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में विभाजित था। बाकी सिंगल या 2 भागों में विभाजित मिले हैं, लेकिन एकमात्र धोलावीरा ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। मैं लिख देता हूँ, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित था। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, जैसे आपको बताया गया यहाँ पर मुख्य नदी की यदि हम बात करें तो सिंधु नदी पर तो ये बसी हुई थी, लेकिन सिंधु की एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है रावी। और रावी नदी की यदि हम बात करें तो रावी नदी के किनारे पर ये स्थित थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ से कई इतिहासकारों ने अलग अलग जानकारियां दी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण और सबसे जो साक्ष्य या परिपूर्ण जानकारी है जिसको माना जाता है उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि मकानों और घरों के दरवाजों की खिड़कियां जो होती थी, यानी मकान जो होते थे गली के आमने सामने होते थे, ठीक है, और दरवाजे भी आमने सामने होते थे, और गलियों में वो खुलते थे। दरवाजे और खिड़कियां गलियों में भी खुलते थे, अधिकतर नगरों की। यदि हम बात करें यहाँ की तो यहाँ की सड़कें जो होती थी वो 90 डिग्री के कोण पर बनी होती थी। ये 90 डिग्री के कोण पर घूमती थी, एक दूसरे को काटती थी 90 डिग्री के कोण पर। फिर मुख्य चीज क्या थी मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। तो एक बार जैसे कि यहाँ पर चित्र बना हुआ आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये रावी नदी है। ये रावी नदी है, रावी नदी बह रही है, और नदी जो होती थी ये उस समय परिवहन का कार्य करती थी। और परिवहन के कार्य की यदि हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपका ये नाव है, और इसमें कौन बैठे हैं, व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये प्रशासनिक निवास है, यानी एक दुर्ग है। दुर्ग की यदि हम बात करें, ये दुर्ग है, और दुर्ग जो होता था वो नदी से लगा हुआ होता था। यहाँ पर ये प्रशासनिक निवास है जहाँ पर जो है राजा वगैरह ये लोग रहते थे। और ये जो है दुर्ग का क्या है, टीला है। और इस टीले की यदि हम बात करें, इस दुर्ग में ये अन्नागार, यहाँ पर ये इस तरह से जो है ये 12 सीढ़ियां हैं अन्नागार की। और यहाँ पर क्या मिलता था, ये 12 अन्नागार है। यहाँ पर जो है सामग्री रखी जाती थी, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, या चावल के साक्ष्य भी हमें मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो चावल हो गया, ठीक। उसके बाद हम बात ये करते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये जो है एक चबूतरा है। और चबूतरा क्या है, निवास होता था जहाँ पर के मजदूर कार्य किया करते थे। और ये इसकी सीढ़ियां है, ठीक है। और ये चबूतरा जो होता था ये ईंटों का बना हुआ होता था। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो यहाँ के नगर होते थे, नगरों का क्या सिस्टम था।
जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नगर इस तरह से आमने सामने बने होते थे, घरों के मकान, घर यानी मकान आमने सामने बने होते थे। जैसे हम बात करते हैं कि एक गली ये जा रही है सीधी और एक गली ये जा रही है सीधी, तो यहाँ पर जो है ये मकान बने हुए हैं और इनके दरवाजे आमने सामने हैं। और ये जो है ये बीच में से क्या जा रहा है, सड़क जा रहा है यानी रास्ता जा रहा है। ये नगर का उत्तरी भाग हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि आपको बताया था कि नगर की सड़कें जो होती थी वो 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी, 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, और घरों के दरवाजे गलियों में को आमने सामने खुलते थे, लेकिन लोथल के दरवाजे गलियों में को नहीं खुलते थे। ठीक है, तो यदि ये चीज आपने समझ ली हो तो इसको एक बार जो है सही से इसको नोट कर लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। आगे क्या बात करेंगे, उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि जो हड़प्पा का दक्षिणी भाग था, हड़प्पा के दक्षिणी भाग में जो थे क्या था, कब्रिस्तान था। और कब्रें जो होती थी कुछ इस तरह से होती थी। हड़प्पा के दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान था। ठीक है, दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान था और कब्रें जो होती थी वो इस तरह से होती थी। ठीक है, ये हड़प्पा का दक्षिणी भाग था और ये जो था क्या था, हड़प्पा के अंदर कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 37 कब्रों का उल्लेख मिलता है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कब्रें जो मिली उन पर नाम जो लिखा था वो R37 लिखा था। इनका नाम R37 लिखा था। और ये क्या कहलाया, दक्षिणी भाग हड़प्पा का कब्रिस्तान, यानी यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों ने जो है अलग तरीके से यहाँ को यानी इनको दफनाना शुरू कर दिया, और अलग तरीके से जो दफनाना शुरू कर दिया उसकी आकृति को चेंज कर दिया, यानी इस तरह से, कुछ इस तरह से अलग तरीके से इन्होंने जो है दफनाना शुरू कर दिया बाद में। और ये जो आकृति बनती है, अंग्रेजी अक्षर एच, जो अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर होता है, वर्ण होता है जिसको एच बोल देते हैं, एच के आकार की आकृति मिलती है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ की जो समाधि थी एच समाधियां थी। एच समाधियों की बात करें तो ये समाधि जो थी, इन समाधियों से उल्लेख मिलता है हड़प्पा की लिपि का। ठीक है, जो सैंधव सभ्यता थी उसकी लिपि का उल्लेख यहाँ से मिलता है या साक्ष्य मिलते हैं। और यदि हम बात करें, मैं पहले लिख देता हूँ, यहीं से हड़प्पा लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। और फिर प्रश्न क्या बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की यदि हम बात करें तो इसका उल्लेख हमें वेद में भी मिलता है। और कौन से वेद में मिलता है, हमें ऋग्वेद काल में। और ऋग्वेद काल में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया नाम दिया गया है, यानी इसका उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। और वेद की यदि हम बात करें प्रॉपर तो कौन से वेद में, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में जो हड़प्पा का नाम जो हमें मिलता है वह नाम दिया है हरियूपिया, यानी हरियूपिया सभ्यता का जो उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में, वह सीधा सीधा किसके ऊपर है, इसका प्रमाण बताया गया है हड़प्पा सभ्यता को। फिर हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण चीज हम बात करें हड़प्पा नगर की, तो हड़प्पा नगर का एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि गेहूं व जौ के प्रथम साक्ष्य जो मिले वो कहाँ से मिले, हमें हड़प्पा से मिले। ठीक है, हड़प्पा से गेहूं व जौ के प्रथम साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण। हड़प्पा से गेहूं व जौ के प्रथम साक्ष्य मिले। और यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता, उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य जो मिले हैं यहाँ के वनावली से मिले हैं, यानी जो उत्तम किस्म की जौ थी, सबसे अच्छी उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य वो मिले हमें बनावली से। और बनावली कहाँ पर पड़ता है, ये हरियाणा में।
तो आपने ध्यान रखना है, प्रश्न इस तरह से कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में उत्तम जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए, तो बनावली से, और बनावली पड़ता है आपका हरियाणा में। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन जाता है कि मकानों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने खुलते थे, यानी गलियों में खुलते थे, और लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी घरों के दरवाजे आमने सामने खुलते थे। घरों के दरवाजे आमने सामने खुलते थे। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के तरफ या और खुलते थे। और यहीं पर यदि हम बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था, और ये बात हमने आपको बता भी दी। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अन्नागार की। यानी हड़प्पा का जो अन्नागार था वो संपूर्ण सैंधव सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। संपूर्ण सैंधव सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत जो थी वो हड़प्पा का अन्नागार था। यानी दूसरी सबसे बड़ी इमारत है, दूसरी सबसे बड़ी इमारत, और वो क्या था? हड़प्पा का अन्नागार। हड़प्पा का अन्नागार दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। यदि हम बात करें प्रथम की, कि प्रथम इमारत कौन सी थी, तो प्रथम, जैसे मैंने कल आपको बता दिया था, संपूर्ण सैंधव सभ्यता की प्रथम बड़ी इमारत जो थी वह था लोथल का गोदीवाड़ा, या जिसको कहा जाता है बंदरगाह। यानी प्रथम बड़ी इमारत है, प्रथम बड़ी इमारत वो था लोथल का गोदीवाड़ा। और गोदीवाड़ा किसे कहा जाता है? गोदीवाड़ा कहा जाता है बंदरगाह को। आगे यहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं कि हड़प्पा के अन्नागार की यदि हम बात करें तो हड़प्पा में कुल 12 अन्नागार है। और यहीं पर तीसरी बड़ी इमारत की यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो स्नानागार तीसरी बड़ी इमारत है। तीसरी बड़ी इमारत स्नानागार, तीसरी बड़ी इमारत स्नानागार है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे कहाँ से मिली है। तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। यानी सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। फिर एक प्रश्न ये बन जाता है यहाँ पर कि अगर अभिलेख युक्त शब्द ना दे और ये कहते हैं कि वो सर्वाधिक मोहरे, तो सर्वाधिक मोहरे जो मोहनजोदड़ो से, आप समझे ना, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मतलब जिन पर लेख लिखे हुए हैं, सबसे ज्यादा ये वाली मोहरे तो मिली है हड़प्पा से। और जिन पर लेख लिखे हुए नहीं है, केवल ये कहते हैं सबसे ज्यादा मोहरे, तो वह मोहरे मिली है मोहनजोदड़ो से। और आगे यदि हम बात करें कि मोहरे कितने प्रकार की होती थी, तो मोहरे 3 प्रकार की होती थी। एक होती थी आयताकार, दूसरी होती थी वृत्ताकार, और तीसरी होती थी वर्गाकार। और सबसे ज्यादा जो मोहरे थी वो थी वर्गाकार की। और हम बात करते हैं कि इन मोहरों का निर्माण किस चीज से होता था? निर्माण जो है मुख्य रूप से सेलकड़ी से, या चांदी से, या हम कैल्साइट बोल सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की मोहरें थी, और 3 चीजों से इनका निर्माण होता था, सेलकड़ी से, चांदी से और कैल्साइट से। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, कि मोहनजोदड़ो के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मोहनजोदड़ो या इसी को मोहनजोदारो भी बोल देते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो की यदि हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ था मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। और इसकी जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी, और 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। मृत मतलब लाश है या सब, मृतकों का टीला। और इसकी खोज की यदि हम बात करें तो 1922 में हुई थी,
और इसकी खोज जो हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत की यदि हम बात करें तो इसका जिला है लरकाना। ठीक है, खोजकर्ता राखलदास बनर्जी। और ये कहां पर पड़ता है? सिंध प्रांत में, और उस जिले का नाम है लरकाना जिले में पड़ता है। और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं? यदि नदी की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर था। और यहाँ की जो सबसे बड़ी इमारत थी उसका नाम था अन्नागार। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे था। और यहाँ की बड़ी इमारत अन्नागार। इसकी जो बड़ी इमारत थी वह थी अन्नागार। और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मोहनजोदड़ो से? मोहनजोदड़ो के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल जो था उसका नाम था स्नानागार, जिसको बोलते हैं गृहीत बात। सार्वजनिक बड़ा स्थल ये था स्नानागार। सार्वजनिक बड़ा स्थल था। और यहीं पर यदि हम बात करें तो जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यानी वर्तमान में यह तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण जो कहा है, इस स्नानागार को जॉन मार्शल ने कहा है। फिर इसके बाद अगर इस स्नानागार की बात करें तो ये गहरा कितना था? 8 मीटर गहरा था। 23 फीट जो है ये चौड़ा था। और लंबाई की यदि हम बात करें तो 49 फीट ये लंबा था। आगे प्रश्न क्या बनते हैं मोहनजोदड़ो के संदर्भ में? आगे ये बनते हैं कि यहाँ से मोहनजोदड़ो से भी कब्र के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति हुई है जिसे मातृ देवी की मूर्ति कहा जाता है। यानी कब्र के साक्ष्य मिले हैं और मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त की गई है। मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त की गई है। उसके बाद और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहरें मिली हैं, या हम ये कह सकते हैं जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ या आद्य शिव की उपाधि दी थी। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, पशुपति की मोहरें कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। या आद्य शिव की संज्ञा से किसने दी? जॉन मार्शल ने। और पशुपतिनाथ के मंदिर की यदि हम बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? पशुपतिनाथ का मंदिर है काठमांडू में। और काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। ठीक है, पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में। उसके बाद आगे हम जो चर्चा करेंगे वो क्या चर्चा करेंगे? क्या कि कांसे की नृत्य का नारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से, मतलब एक कांसे की मूर्ति है जिसपे एक नारी को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। और दाढ़ी मूछ युक्त व्यक्ति की जो मूर्ति मिली है वो भी यहीं से मिली है, जिससे ये बताया जाता है कि जो दाढ़ी मूछ युक्त व्यक्ति है मंगोलियन पुजारी है। यह मंगोलियन पुजारी इसको कहा गया है, या ऐसा मानते हैं कि ये लोग जो है मंगोलियन पुजारी की पूजा करते थे। तो दो बातें आपने याद रखनी है यहाँ से, क्या कांसे की नृत्यकार नारी की मूर्ति यहाँ से मिली है और दाढ़ी मूछ युक्त व्यक्ति की मूर्ति यहाँ से मिली है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति, यह नृत्य की मूर्ति मिली है कहां से? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से ही दाढ़ी मूछ युक्त व्यक्ति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो से अन्य क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? महाविद्यालय भवन, यानी यहाँ पर विद्या भी दी जाती थी, उसके भी प्रमाण मिले हैं। फिर यहाँ पर हाथी का कपाल खंड मिला है, यानी कपाल मतलब खोपड़ी का टुकड़ा।
फिर और क्या मिला है, तांबे की गली हुई चूड़ियां के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, कांसे के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य भी वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते हैं। यानी इसका जो क्षेत्र था, कुछ लोग जो है इसके क्षेत्र में जो है कपास की खेती करते थे। यूनानियों ने इस सभ्यता की यदि हम बात करें तो इसे क्या कहा, सिंडन। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा है। और कपास की खेती के साक्ष्य की यदि हम बात करें तो नाल से मिले, और नाल यानी करनाल, और करनाल कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में। अब इसके बाद हम बात करेंगे चनहुद्रों की, कि चनहुद्रों से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे अगले स्थल की, और अगले स्थल का नाम है चनहुद्रो। चनहुद्रो से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कि ये कहाँ पर है, सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पर स्थित है। इसकी खोज 1930-31 में जो हुई थी N.J. मजूमदार के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी खोज 1930-31 में हुई थी, और एम.जे. मजूमदार ने इसकी खोज की थी। आगे यदि हम बात करें चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित था, तो चनहुद्रो जो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। उत्खनन की यदि हम बात करें तो 1935 में इसका उत्खनन किया गया था, और उत्खनन करता इसके कौन थे, अर्नेस्ट मेके। 1935 में उत्खनन, 1935 में, और उत्खनन करता जो थे वो थे अर्नेस्ट मैके। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से, किस प्रकार और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे हम बात ये करते हैं कि मनके बनाने के कारखाने, मतलब मनके बनाने के कारखाने जो प्राप्त हुए हैं वो चनहुद्रो से हुए हैं। और आपको पता होगा जहां पर मनके बनेंगे वहां पर लोग भी होंगे, मजदूर भी होंगे, कारखाना होगा तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो मनके बनाने के, या खिलौने बनाने के, या स्याही दवात के, या लिपस्टिक के, सब चीज के साक्ष्य जो मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। और पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, स्याही दवत के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, हाथी के दांत या हाथी के खिलौने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले थे, और लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। आगे हम बात ये करेंगे क्या, कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं मिला है। यानी प्रश्न ये आता है कि चनहुद्रो में कितने दुर्ग, यहाँ पर एक भी प्रकार का दुर्ग नहीं मिला है। वृत्ताकार ईंटों के साक्ष्य जो मिले हैं वो भी यहीं से मिले हैं। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी था कि छीका या बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि मैं सारी चीजें नहीं लिख पाऊंगा, ज्यादा लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए चीजों को यानी वीडियो को रोक करके देखिए, और अपने कॉपी पेन उठा करके उसको नोट्स करते रहे। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप भी लाइक कीजिए। ठीक है, हमारी मेहनत का फल यही तो है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आगे हम बात करते हैं अगले नगर की। तो अगला नगर क्या है, लोथल। लोथल से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। लोथल से सबसे पहले हम बात करते हैं लोथल की, कि लोथल किस नदी के किनारे था। लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे था। और हम बात करें नाव की, तो नाव के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। किस नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे था। और नाव के साक्ष्य जो मिले हैं वो यहीं से मिले हैं, क्योंकि उस समय यातायात का सबसे बड़ा जो साधन था वो नाव ही था। फिर यदि हम बात करें लोथल से और क्या क्या प्राप्त हुआ, घोड़े की मूर्ति के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। और लोथल की खोज की अगर हम बात करें तो रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1954 में, और ये वर्तमान में कहां पर पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, यानी इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव द्वारा, और यहाँ से घोड़े की मूर्ति के साक्ष्य
घोड़े की मूर्ति के साक्ष्य भी मिले हैं। अब घोड़े की मूर्ति के साक्ष्य मिलने की यदि हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग घोड़ा पालते थे या घोड़े से जानकार थे, इस चीज का प्रमाण नहीं है। हो सकता है जब खुदाई की तो खुदाई के ऊपर घोड़े के साक्ष्य मिल गए होंगे, कहीं से मृत घोड़ा, लेकिन ये कह देते हैं कि घोड़े के साक्ष्य यहाँ से मिले, लेकिन ये बात पूर्णतः सिद्ध नहीं हुई है कि घोड़ा यहाँ के लोग पालते थे। उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि चावल के प्रथम साक्ष्य, तो चावल के प्रथम साक्ष्य भी लोथल से मिले, बाजरे के प्रथम साक्ष्य भी लोथल से मिले, और चक्की के 2 पाठ भी लोथल से मिले। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बाजरे के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल से। और चक्की के 2 पाठ, चक्की के 2 पाठ, चक्की के 2 पाठ जो मिले हैं वो भी कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। उसके बाद और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये मिलते हैं कि यह नगर कैसा नगर था? औद्योगिक नगर था। मतलब यहाँ पर औद्योगिक कार्य किए जाते थे। यह नगर भी औद्योगिक नगर था। और बाट माप तोल के पैमाने भी यहीं से मिले हैं। माप तोल का जैसे हम कहते हैं आम भाषा में तराजू, तो बाट और माप तोल के पैमाने के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। और मनके के हार बनाने के कारखाने भी यहाँ से मिले हैं। यदि हम बात करें क्या कि गोदीवाड़ा जो डाक यार्ड था, डाक यार्ड या गोदीवाड़ा, ये बंदरगाह था और इसके साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। समुद्र की देवी सिकोत्री, समुद्र की देवी सिकोत्री माता के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, या हम कह सकते हैं उनकी खोपड़ी का शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, या समुद्र की देवी सिकोत्री माता के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद चलते हैं आगे। फिर एक प्रश्न ये बन जाता है यहाँ से क्या कि जो सैंधव सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये थी विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। विनिमय प्रणाली का मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान करना, आयात या निर्यात करना, कुछ चीजों को लेना, कुछ चीजों को देना बदले में। यानी विनिमय प्रणाली पर आधारित जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। मैं लिख देता हूँ विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली पर आधारित थी कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर यदि हम बात करें तो जैसे कि अभी हमारा लोथल चल रहा है, लोथल के अंतर्गत यहाँ से जैसे आपने कहानी सुनी है पंचतंत्र, और पंचतंत्र जो पुस्तक है कहानी है वो किसकी है? विष्णु शर्मा की है। और यहाँ से चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त किए गए हैं। और यहीं पर यदि हम बात करें तो हवन कुंड व अग्नि कुंड के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे शेष सिंधु घाटी सभ्यता की, और कल हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, और सबसे पहले आप भी इसको लाइक करो। चलिए कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।